Hello everyone, this is Saloni Pandey, your psychology educator, and I welcome you all to your favorite channel Magnet Brains, जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। सो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं सिजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स। सो एज यू ऑल नो कि आपकी क्लास 12 साइकोलॉजी से चैप्टर नंबर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हम डिस्कस कर रहे थे, एंड इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बाइपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में हमने बहुत सारे डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर लिया है, और इस चैप्टर से रिलेटेड अब तक जितने भी टॉपिक्स थे वो सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। आई होप सो आपने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे और अब तक हमने जो भी पढ़ा वो आपको अच्छे से क्लियर है, समझ में आ गया है बिना किसी दिक्कत परेशानी के। तो इसी के साथ में हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि सिजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स पर बेस्ड है। तो इसके अंदर हम ये जानेंगे कि सिजोफ्रेनिया सबसे पहली चीज तो होता क्या है। ओके, सिजोफ्रेनिया इज ऑल्सो अ डिसऑर्डर। तो ये किस तरह का डिसऑर्डर है, व्हाट इज अदर साइकोटिक डिसऑर्डर जो कि सिजोफ्रेनिया से ही रिलेटेड है, दैट वी आर गोइंग टू नो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो आई होप सो हमको स्टार्ट कर देना चाहिए, और अब तक हमने जो पढ़ा है वो क्लियर होगा। ये मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जब तक आपको पिछला क्लियर नहीं होगा तो आप आगे का कैसे पढ़ोगे, है ना। तो इसलिए अच्छा, आप में से कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा जल्दी से फटाफट कि सिजोफ्रेनिया का मतलब क्या होता है, या क्या आपने कभी पहले सिजोफ्रेनिया के बारे में सुना है। मतलब ये मत कहना कि हाँ हमने वर्ड सुना था, दैट्स ओके, ठीक है, शायद कभी किसी ने सुना भी होगा, बट क्या एक्चुअल में आपको पता है कि सिजोफ्रेनिया क्या होता है। लाइक टर्म सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही जो है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें होंगी, कुछ साइंस होगा, कुछ तो भी ऐसा होगा लाइक सिजोफ्रेनिया। बट सिजोफ्रेनिया जो है वो एक बहुत ही डिबिलिटेटिंग डिसऑर्डर है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो एक पर्सन को वीक कर देता है, उसको इन्फर्म कर देता है। अब आप ये कहोगे कि जब स्ट्रेस होता है तब इम्यून सिस्टम भी तो वीक होता है, तो इम्यून सिस्टम के होने की वजह से वो पर्सन भी तो वीक हो जाता है, तो दैट इज ऑल्सो क्या सिजोफ्रेनिया, बट नॉट। सिजोफ्रेनिया एक्चुअली इट इज रिलेटेड विथ थॉट प्रोसेस, स्ट्रेंज परसेप्शंस, अनयूजुअल इमोशनल स्टेट्स एंड मोटर एबनॉर्मैलिटीज। अब आप यही सोचोगे क्या भारी भरकम शब्दों का खेल इतनी देर से चल रहा है, बट एक्चुअल में व्हाट इज सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जो एक पर्सन के थिंकिंग एबिलिटीज, उसके थॉट प्रोसेस, उसके फीलिंग्स, उसके परसेप्शन से रिलेटेड होता है। आई विल रीड अ सेंटेंस हियर और आप उसको कनेक्ट करने की कोशिश करना। सिजोफ्रेनिया इज द डिस्क्रिप्टिव टर्म फॉर अ ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स। कुछ साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, उन डिसऑर्डर्स को जब हम एक साथ में एक ग्रुप उनका बना देते हैं, दैट इज नोन एज सिजोफ्रेनिया। जस्ट सपोज दिस इज ऑल्सो अ साइकोटिक डिसऑर्डर, दिस इज ऑल्सो अ साइकोटिक डिसऑर्डर, ये भी एक डिसऑर्डर है, ये भी एक डिसऑर्डर है, ये भी एक डिसऑर्डर है, ठीक है। ये सारे साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं। इन सबको जब हम एक साथ में जोड़ देते हैं, सो इसके लिए एक टर्म यूज होता है, एंड दैट टर्म इज नथिंग बट सिजोफ्रेनिया। Okay, that is nothing but schizophrenia, in which personal, social and occupational functioning deteriorate as a result of। इसके अंदर एक पर्सन की पर्सनल, सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, मतलब एज अ पर्सन वो जो भी सारे काम करता है, उसके वर्क प्लेस में जो भी वो सारे फंक्शंस करता है, सोसाइटी में वो जैसे लोगों के साथ में रहता है, अपनी फैमिली, अपने ग्रुप्स, इन सबके साथ में, तो वहाँ जो उसकी पूरी एक्टिविटीज, जो पूरे फंक्शंस होते हैं वो पूरी तरह से डेट्रियोरेट हो जाते हैं, यानी डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो आपका थॉट प्रोसेस, यानी जिस तरह से आप सोचते हो, जो आपका थिंकिंग स्टाइल है, या जो भी थॉट्स आपके मन में आते हैं, उनमें किसी तरह का डिस्टर्बेंस है। स्ट्रेंज परसेप्शंस मतलब जब भी आप किसी चीज को समझने की कोशिश करते हो तो आपका एक जो परसेप्शन होता है, एक जो परसिवरेंस होता है चीजों को समझने का, जानने का, वो बड़ा ही स्ट्रेंज होता है। मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसको नेगेटिव सेंस में लेते हो, ठीक है। अनयूजुअल इमोशनल स्टेट्स, आपके इमोशंस में बहुत ज़्यादा जो है मतलब अनस्टेबिलिटी है, और अनयूजुअल इमोशनल स्टेट्स आपको हो रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक काइंड ऑफ नेगेटिव मूड्स में आप जा रहे हो। एंड मोटर एबनॉर्मैलिटीज, और आपके जो बॉडीली फंक्शंस होंगे, मेंटल फंक्शंस होंगे, उनमें हमको एबनॉर्मैलिटीज देखने को मिलेगी। एंड एबनॉर्मल इज नथिंग बट अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
जो नॉर्मल है, ऐसी चीज़ें जो आपके थिंकिंग में, आपके सोचने समझने की शक्ति में कुछ चेंजेस कर दे और वो चेंजेस आपके लिए पॉजिटिव ना हो, दैट इज सिजोफ्रेनिया। तो इसको इन जनरल ऐसे समझो, ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बाय डेफिनेशन बताया कि सिजोफ्रेनिया क्या होता है, बट इन जनरल अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज सिजोफ्रेनिया, तो एक ऐसा डिसऑर्डर जो एक पर्सन के सोचने समझने की जो पूरी उसकी पावर होती है उसको डिस्टर्ब कर दे, और जिस तरह से वो चीज़ों को समझ रहा है, सोच रहा है, फील कर रहा है, उन सारी चीज़ों में चेंजेस आ जाएं और वो चेंजेस उसकी लाइफ स्टाइल को अफेक्ट करने लग जाएं कि मे बी जब वो जॉब करता हो या मे बी जब वो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में होता हो या वो अपने पर्सनल स्फीयर में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। सो दिस काइंड ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स आर नथिंग बट व्हाट, सिजोफ्रेनिया। आई होप सो दिस इज क्लियर नाउ। अभी समझ में आया थोड़ा थोड़ा भी कि सिजोफ्रेनिया क्या होता है। लेट्स मूव ऑन फर्दर। इट इज अ डिबिलिटेटिंग डिसऑर्डर। द सोशल एंड साइकोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ सिजोफ्रेनिया आर ट्रिमेंडियस बोथ टू पेशेंट एज वेल एज टू देयर फैमिलीज एंड सोसाइटीज। एक तरह का डिबिलिटेटिंग डिसऑर्डर है जो उस पर्सन को वीक बनाता है, इन्फर्म बनाता है। ये जो सिजोफ्रेनिया की सोशल एंड साइकोलॉजिकल कॉस्ट होती है, इसका मतलब ये कि अगर किसी पर्सन को सिजोफ्रेनिया है तो उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी सोशल लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी और इसका इफेक्ट ना केवल उस पर्सन को होगा जिसे डिसऑर्डर है, बल्कि उसके साथ साथ उसकी फ्रेंड्स, फैमिलीज पर भी हमको सीरियस इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं कि एक्चुअल में सिजोफ्रेनिया है क्या, तो सिम्टम्स से हम समझ पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी को बोल दें कि उस पर्सन को कैंसर है, तो कैंसर क्या है ये हम तब समझ पाएंगे कि उसको क्या क्या सिम्टम्स हो रहे हैं। तो अब सिजोफ्रेनिया के वो सारे क्या सिम्टम्स होते हैं कि किसी पर्सन को सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर है तो उसके अंदर हमको क्या क्या देखने को मिलेगा। सो नंबर 1, द सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। अब सबसे पहले तो सिजोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स होते हैं हम उनको 3 कैटेगरी में डालते हैं। कुछ सिम्टम्स जो पॉजिटिव हैं, कुछ सिम्टम्स जो नेगेटिव हैं और कुछ सिम्टम्स जो साइकोमोटर से रिलेटेड है। क्योंकि हमने कहा कि जो सिजोफ्रेनिया होगा उसमें पर्सन के थॉट में चेंजेस होंगे, उसके परसेप्शन में यानी किस तरह से वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है उसमें चेंजेस होंगे, उसके इमोशंस में चेंजेस होंगे, बिहेवियर में चेंजेस होंगे और मोटर एबनॉर्मैलिटीज भी होंगी। इसलिए हम यहाँ पर साइकोमोटर सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। क्लियर, समझ में आया? अब इसको एक एक करके समझते हैं कि ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जो आपके साइकोमोटर सिम्टम्स हैं ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव की। पॉजिटिव सिम्टम्स आर पैथोलॉजिकल एक्सेसेस और बिजेयर एडिशंस टू अ पर्सन्स बिहेवियर। यहाँ पर एक पर्सन के बिहेवियर में हमको कुछ बिजेयर एडिशंस या कुछ पैथोलॉजिकल एक्सेस देखने को मिलता है। एक्सेस इन द सेंस, जैसे यहाँ पर हमने देखा, एक्सेस ऑफ थॉट, इमोशन, बिहेवियर। कोई भी चीज़ अगर उसके माइंड में आ रही है तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलेंगे उसको, क्वांटिटी में होगी। मतलब अगर किसी चीज़ के बारे में सोचना है तो लाइक जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपके एग्जाम्स हैं तो एग्जाम्स के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेना इज नेसेसरी है ना, जैसे हम ये स्ट्रेस बोलते हैं। तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस इज नेसेसरी कि थोड़ा बहुत तो सोचना ही पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी एग्जाम को लेके। लेकिन अगर किसी को सिजोफ्रेनिया है सो ही और शी भी लाइक कि अब तो मेरे एग्जाम्स आने वाले, तो मतलब एक्सेस ऑफ थॉट्स उसके मन में आएंगे कि मैं फेल हो गया तो, मेरे साथ में ऐसा कुछ हो गया तो, मतलब अननेसेसरी भी आप उसे बोल सकते हो, बहुत ज्यादा, बहुत अति हो गई काइंड ऑफ। ठीक है, कोई इमोशन अगर वो फील कर रहा है तो वो भी एक्सेस हमको देखने को मिलेगी। लाइक अगर वो आज सैड है तो वो इतना ज्यादा दुखी होगा, इतना ज्यादा दुखी होगा कि कोई भी चीज उसको हैप्पी नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो एक्सेस जो है वो हमको देखने को मिल रहा है या बिजेयर एडिशन हमको उसके बिहेवियर में देखने को मिल रहा है। डिल्यूशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग एंड स्पीच, heightened perceptions and hallucinations, and inappropriate affect are the one most often found in schizophrenia. तो जब भी किसी को सिजोफ्रेनिया होगा तो हमको उसके अंदर डिल्यूशंस देखने को मिलेंगे, उसकी थिंकिंग, उसकी स्पीच, मतलब जो भी वो बोल रहा है, जो भी वो सोच रहा है, वो बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड होगी। किसी चीज़ को समझने की जो एक मतलब बोलते हैं ना कि परसेप्शन, जो परसिवरेंस होता है वो हाइटेंड होगा, हाइटेंड हेलुसिनेशंस होंगे और इन सब का इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट उसके ऊपर हमको देखने को मिलेगा। अभी ये टर्म्स आपको समझ में नहीं आए, लेकिन अभी आपको ये एक एक करके समझ में आएंगे कि व्हाट आर दीज, व्हाट इज डिल्यूशन, व्हाट इज हेलुसिनेशन, एक्सेट्रा। लुक, many people with schizophrenia develop delusions. A delusion is a false belief that is firmly held on an inadequate ground and it is not affected by rational argument and has no basis in reality. Delusion का मतलब होता है एक false belief. फॉल्स बिलीफ ऐसे समझो आप
कि एक मनगढ़ंत कहानी, ठीक है, ऐसे मान लो डिल्यूजन मतलब एक मनगढ़ंत कहानी जिसके ऊपर मैं भरोसा करती हूँ। मान लो मुझे सिजोफ्रेनिया, ठीक है, अब मुझे डिल्यूशंस मेरे अंदर देखने को मिलेगी। तो डिल्यूशन का मतलब ये है कि कुछ एक ऐसी चीज मैं बोल रही हूँ या कुछ ऐसी चीज में मैं बिलीव कर रही हूँ जो इन रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है, जो इन रियलिटी उसका कोई बेसिस नहीं है, वो इन रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसका कोई ग्राउंड नहीं है, उसमें कोई रीजन नहीं है, उसको मैंने कुछ सोच समझ के नहीं बोला है, जस्ट मैंने उस चीज को बोला और मैं उसके ऊपर बिलीव करती हूँ। तो डिल्यूजन मतलब होता है एक फॉल्स बिलीफ, कोई एक झूठी कहानी, कोई एक झूठा भरोसा जब हम किसी चीज के ऊपर दिखा रहे होते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जस्ट सपोज एक रूम में मैं बैठी हुई हूँ, मेरे साथ में 3-4 लोग और बैठे हुए हैं, ठीक है, और मान लो मैं ऐसे बोलूँ, मैं भूत वाली चीज़ें तो नहीं बोलूँगी यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मान लो मैं ऐसा कुछ बोलूँ कि क्या बोल सकती हूँ मैं, कुछ ऐसा फॉल्स बिलीफ मुझे बनाना पड़ेगा ना, एट द मोमेंट मुझे भी एग्जाम्पल नहीं आ रहा है, लेकिन मान लो मैं ऐसे बोलूँ कि जो अर्थ है, ठीक है, मैं जस्ट बोल रही हूँ, ठीक है, जो अर्थ है वो रेक्टेंगुलर है, ठीक है, मैंने एक बोला कि अर्थ रेक्टेंगुलर है। क्या इन रियलिटी अर्थ रेक्टेंगुलर है? हमको पता है नहीं है। अब उसके ऊपर रिसर्च वगैरह में फिर भी कोई वो नहीं मिला कि किस बेसिस पर मैं बोल रही हूँ कि अर्थ रेक्टेंगुलर है, जस्ट मैं बोल रही हूँ कि हाँ अर्थ रेक्टेंगुलर है, और उसी एक चीज के ऊपर मैंने भरोसा कर लिया। अब कभी भी कोई मुझे बोलता है कि अर्थ जो है वो गोल है या अर्थ जो है वो आपको एक मतलब उसका एक स्फीरिकल शेप में आपको मिलेगा, लेकिन मैं तो बस यही चीज मानती हूँ कि नहीं, अर्थ जो है वो रेक्टेंगुलर है। एक फॉल्स बिलीफ जो हम अपने मन में सेट कर लेते हैं कि नहीं ऐसा ही होता है या यही चीज सच होती है, इन रियलिटी वो सच नहीं है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वही चीज सच है। तो एक मनगढ़ंत कहानी पर हम भरोसा कर लेते हैं जो इन रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्लियर? आया समझ में? नाउ नेक्स्ट, डिल्यूजन्स किस तरह के होते हैं, अब वो देखो। तो सबसे पहले डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन होता है सिजोफ्रेनिया में। यहां पर आपको डिल्यूजन और अच्छे से समझ में आएगा। People with this delusion believe that they are being plotted against, spied on, slandered, threatened, attacked और deliberately victimized. जो ये डिल्यूजन होता है परसिक्यूशन का, देखो ऐसे समझो, मैं थोड़ा इसको ना फ्लो चार्ट के थ्रू समझाती हूँ तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सबसे पहली चीज, सिजोफ्रेनिया को हमने समझ लिया कि सिजोफ्रेनिया क्या होता है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ बहुत सारे साइकोटिक डिसऑर्डर्स आते हैं जिनमें आपके सोचने समझने की जो शक्ति होती है, ऐसे मैं बोलूंगी, ठीक है, जो आपके सोचने समझने की शक्ति होती है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है। मैं इसको 1-2 वर्ड्स में लिखती हूँ, आप समझना, ठीक है। सिजोफ्रेनिया, आप सब मेरे साथ में नोट्स बनाओगे, ठीक है। Now what is schizophrenia? So I say it is क्या बोलूंगी मैं उसको, सोचने, डिस्टर्ब्ड थॉट या डिस्टर्ब्ड थिंकिंग, थॉट्स, जो भी आप लिखना चाहो, फीलिंग्स, इमोशंस एंड इमोशंस, ठीक है। देखो जो नोट्स होते हैं ना वो हमारे अपने होते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये मैं आपको लिखवा देती हूँ ताकि आप भी जब इन्हें दोबारा पढ़ो तो आपको चीजें समझ में आ जाए। बट अगर आप इस तरीके के अलावा और भी कोई तरीका है जिसके थ्रू आप अपने नोट्स बनाते हो, जिससे आपको ज्यादा समझ में आता है, तो वही नोट्स बनाना। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए नोट्स बनवा देती हूँ जिन्हें कुछ भी नहीं पता कि कैसे नोट्स बनाए या क्या करें, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। जो सिजोफ्रेनिया है इसके सिम्टम्स होते हैं, तो 3 तरह के सिम्टम्स की हमने बात करी, ओके। सो नंबर 1 इज पॉजिटिव सिम्टम्स, ठीक है। मैं यहां पर पॉजिटिव सिम्टम्स को एक्सेस से डिनोट कर रही हूं, किसी भी चीज का एक्सेस, ठीक है। वो कोई भी चीज थॉट भी हो सकती है, फीलिंग्स भी हो सकती है, इमोशंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी चीज का एक्सेस, दैट आई एम डिनोटिंग विथ पॉजिटिव सिम्टम्स। क्लियर? अब इसी पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर एक चीज होती है एंड दैट इज व्हाट, योर डिल्यूजन्स। अब डिल्यूजन्स का मतलब क्या है? फॉल्स बिलीफ, ठीक है।
एक झूठा भरोसा जो हम किसी चीज पर कर लेते हैं जिसका इन रियलिटी कोई बेसिस नहीं है। ओके, तो इसमें एक होता है डिल्यूजन ऑफ, मैं DO लिख रही हूं, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन ये कहता है, जब किसी पर्सन को डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन होता है तो उसको ऐसा लगता है कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है, ठीक है, कोई है जो हमेशा उसके पीछे पड़ा हुआ रहता है, कोई उसे डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कोई उसको किसी तरह का कोई थ्रेटन जो है कर रहा है, उसको स्पाई कर रहा है, या फिर उसको अटैक कर सकता है, या जानबूझ के उसको किसी परेशानी में डाल सकता है। जैसे सपोज मुझे ये डिल्यूजन हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो मेरी जासूसी कर रहा है। लाइक मैं इस रूम में हूं अभी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूं और ये जो है आप लोग मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, बाकी इस रूम में कोई भी नहीं है। अब मान लो मेरे मन में ये एक चीज आ जाती है, मैं इसे एक वर्ड से डिनोट कर सकती हूँ, भ्रम। एक भ्रम हम अपने मन में पाल लेते हैं। भ्रम क्या होता है? भ्रम फॉल्स बिलीफ ही होता है ना, कि कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर हमने भरोसा कर लिया बट वो इन रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मैंने एक ऐसा फॉल्स बिलीफ बना लिया कि इस रूम में जो है कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, स्पाई कैमरा लगा हुआ है, और वो स्पाई कैम के थ्रू मुझे कोई जो है पूरे टाइम मेरी जासूसी करता रहता है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। अब ये मैंने अपने मन में बिठा लिया है। अब जब भी मैं कोई भी काम करूंगी तो मेरे मन में यही एक चीज रहेगी कि कोई है जो मेरी जासूसी कर रहा है, कोई है जो मुझे देख रहा है, ठीक है। या फिर जब मैं अपने घर से ऑफिस तक आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो मेरा पीछा कर रहा है, जो मुझे डेलिबरेटली जानबूझ के मेरे ऊपर अटैक करेगा या मुझे किसी चीज का विक्टिम बनाएगा और मेरे ऊपर वो मतलब जो है किसी तरह का अटैक कर सकता है। तो उस एक भ्रम के साथ में, उस एक फॉल्स बिलीफ के साथ में मैं दिन भर जो भी सारी चीजें करती हूँ। अब जैसे मान लो कि मुझे ये एक फॉल्स बिलीफ हो जाए कि कोई है जो मेरा पीछा करता है, ठीक है, जो डेली मुझे स्पाई कर रहा है, मुझे स्टॉक करता है, मान लो मैं ऐसे सोच के रखती हूँ। अब जब भी मैं घर से निकलूंगी तो मैं एक टेंशन के साथ में निकलूंगी, है ना, कि कोई है जो मेरा पीछा कर रहा है, कोई है जो मुझे स्पाई कर रहा है। तो मैं उसकी वजह से पूरे रास्ते किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे पाऊंगी। इवन अपने मतलब जो भी मैं ट्रेवल करूंगी मैं उसको भी इंजॉय नहीं कर पाऊंगी। जो भी काम करूंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि कोई मुझे अटैक कर देगा, कोई मुझे मार देगा, तो मेरे वर्क पर मैं फोकस नहीं कर पाऊंगी, है ना। तो यही सेम चीज होती है जब हमको सिजोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और उसमें जब हम डिल्यूजन्स की बात करते हैं तो डिल्यूजन इज नथिंग बट फॉल्स बिलीफ। तो एक्सेस हो रहा है ना थॉट का। चलो ठीक है, मान लिया कि जैसे मान लेते हैं कि कोई मेरा पीछा करता भी है, तो मैं ऐसे सोचूंगी कि वैसे तो कोई मेरा पीछा करता नहीं है, बट अगर करता भी है तो मान लो मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मैंने थोड़ा और इधर आसपास देखने स्टार्ट किया, बट मैं उसको ओवर थिंकिंग नहीं करूंगी, है ना, क्योंकि अगर मैं ओवर थिंकिंग करूंगी तो वो चीज मेरे ऊपर ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो लेकिन जो डिल्यूजन होता है उसमें क्या होता है, उस फॉल्स बिलीफ पर आप एक्सेसिव थिंकिंग कर रहे हो। क्लियर? तो ये समझ में आया कि मतलब जो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं उसमें हमको किसी भी चीज का एक्सेस देखने को मिलेगा। अब अगर हम डिल्यूजन्स की बात करें तो वो फॉल्स बिलीफ इतने ज्यादा हो जाएंगे कि वो हमारी फंक्शनिंग को अफेक्ट करने लगेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? इतना समझ में आया जो यहां तक मैंने बोला? ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? अगर है तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट यू हैव इज डिल्यूजन्स ऑफ रेफरेंस। देखो, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, इन विच दे अटैच स्पेशल एंड पर्सनल मीनिंग्स टू द एक्शंस ऑफ अदर्स और टू ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होता है, जैसे आप मुझे बताओ एक चीज कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि क्लास में, इस मतलब आपके स्कूल में, आपकी क्लास में, आपके कोचिंग में, आपके घर में, कहीं भी आप अपना कुछ काम कर रहे थे, ठीक है, आप अपना कुछ काम कर रहे थे, 2-4 लोग और बैठे हुए थे और आप अपना काम कर रहे थे और आप सबको भी देख रहे थे और सब आपको भी देख रहे थे, मतलब इन जनरल एक नॉर्मल माहौल था रूम के अंदर, आप अपना काम कर रहे हो, सब अपना अपना कर रहे हैं। एकदम से कोई 2 लोग हैं जो बहुत हंसने लग जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हंसने लग जाते हैं, अपनी बात करते करते हंसने लग जाते हैं। तो आप उनकी साइड देखते हो और ऐसा होता है आई कॉन्टेक्ट की वजह से वो पर्सन भी आपकी साइड देख लेते हैं। अब 5 मिनट तक आपके मन में ये चीज चल रही है, ये लोग मुझे देख के हंस रहे थे क्या, मैंने ऐसा कुछ किया क्या जिसकी वजह से ये लोग मुझे देख के हंस रहे थे। कभी हुआ है ना ऐसा कि ये लोग मुझे देख के कुछ बोले हैं क्या, या ये लोग मुझे देख के हंस रहे थे क्या, या ये जो भी काम कर रहे हैं वो मेरे लिए कर रहे हैं क्या। ऐसा कभी कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं ना कि हम दूसरों के एक्शंस को अपने से अटैच कर देते हैं, पर्सनल मीनिंग्स उनके निकाल लेते हैं कि कोई हंस रहा था तो वो हमारी बात पे हंस रहा था, या वो हमारे ऊपर हंस रहा था, या आप किसी रूम में गए और एकदम से वहां पे जो लोग बैठे थे उनके बीच में कुछ भी कॉन्वर्सेशन चल रही थी और वो हंस दिए, तो और उसी टाइम आपकी एंट्री होती है रूम के अंदर, तो आपको ऐसा लगेगा मैं जैसे ही एंटर करा तो ये लोग मेरे ऊपर हंसने लगे। होता है ये, ठीक है, ये सबके साथ में होता है एंड दैट इज नॉर्मल।
बट अगर आप उन चीजों में बहुत ज्यादा पर्सनल मीनिंग्स अटैच करने लग जाओगे, अपने आप को उन चीजों से अटैच करने लग जाओगे कि ये चीज हो रही है तो मेरे लिए हो रही है, वो हंसे हैं तो मुझ पे ही हंसे, भले वो कोई भी बात कर रहे थे बट आपको ऐसे लग रहा है वो मेरे लिए हंसे थे, या मैं आई तो इसलिए वो लोग हंस रहे थे, या इसलिए वो लोग बात कर रहे थे, किसी को भी ये चीज लग सकती है। दैट इज नथिंग बट डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, जब आप अपने आप को रेफर करने लग जाते हो उन चीजों में। क्लियर? तो सेकंड हमने किसकी बात करी? डिल्यूशन ऑफ रेफरेंस की। एंड आई होप सो दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। लिखना है तो कोई एग्जाम्पल आप यहां पर लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड वन यू हैव इज डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियर। नाउ व्हाट इज दिस डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियर? ये ओ एस जैसे लग रहा है ना? ओके, नाउ ओके। सो डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियर ये क्या होता है? देखो, in delusions of grandeur, people believe themselves to be especially empowered persons, and in delusions of control, they believe that their feelings, thoughts, and actions are controlled by others. तो एक होता है delusions of grandeur, जिसमें लोगों को ऐसे लगता है कि वो बहुत empowered person है, स्पेशली एम्पावर्ड है, उन्हें भगवान ने कोई अलग से शक्ति दी है, ठीक है, उनके अंदर कोई ऐसी मतलब कोई ऐसी ताकत है जो और किसी के पास में नहीं है। दैट इज नथिंग बट डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर। इसको याद करने का एक तरीका बताती हूँ। इसको याद करो टर्म से ग्रैंड, जो इसी के अंदर आता है। ग्रैंड मतलब कोई चीज़ बहुत बड़ी, कोई चीज़ बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ, है ना। तो ग्रैंडियर मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हूँ, मेरे अंदर कोई एक अलौकिक शक्ति है जिससे मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ठीक है। एंड डेल्यूशंस ऑफ कंट्रोल इज नथिंग बट एक बिलीफ जहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि हमारे फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस को किसी और ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। मतलब मैं जो भी बोल रही हूँ वो कोई और मुझसे बुलवाना चाह रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो दो दोस्त हैं, दोनों के बीच में आपस में बात हो रही है। जस्ट सपोज टेक एन एग्जाम्पल, दिस इज ए पर्सन, दिस इज बी पर्सन एंड दिस इज सी पर्सन। ये दोनों तो आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ए और बी आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन ये बात कर रहे हैं सी को लेके, ठीक है। वो बोलते हैं, बी बोलता है कि मुझे तो सी का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ए बोलता है नहीं नहीं इट्स ओके ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई बुरा पर्सन है, वो अच्छा पर्सन है। लेकिन बी बोलता है नहीं वो तो हर सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करता है, वो तो बहुत बुरा इंसान है, ऐसा वैसे करके उसको बोल देता है, ठीक है। लेकिन ए को ऐसा कुछ लगता नहीं है, लेकिन अब थोड़ी फ्रेंडशिप होती है ना, फ्रेंडशिप में करना पड़ता है, मानना पड़ता है, सुनना पड़ता है, तो बी की बात ए मान लेता है कि हाँ शायद ऐसा होता होगा, ठीक है। तो अब मान लो कोई एक डी पर्सन है, उसने ए से पूछा सी के बारे में, तो ए ने कहा कि नहीं नहीं वो तो बहुत गुस्सा करता है, वो तो ऐसे करता है, वो तो मतलब किसी भी चीज में अच्छे से रिएक्ट नहीं करता। तो यहाँ पर ए जो है वो जो भी बोल रहा है वो बी के अकॉर्डिंग बोल रहा है, मतलब बी ने उसको सिखा दिया इसलिए ए ऐसा बोल रहा है। अब ये डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल में ऐसा ही होता है। एक पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं जो भी बोल रहा हूं, मैं जो भी फील कर रहा हूं, वो किसी और पर्सन ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। मुझे क्या फील करना है, जैसे कोई चाहता है कि मैं अपनी लाइफ में इतनी खुश ना रहूं और हमेशा सैड रहूं, तो वो हमेशा मुझे कुछ ऐसा डीमोटिवेटिंग सा बोलते रहेंगे। तो दैट विल मतलब वो चीज़ फिर मेरी, अगर मान लो कि उसकी वजह से मैं हमेशा बहुत ही ज़्यादा सैड रहती हूँ, तो ये दिखाता है कि मैं सैड उन लोगों की वजह से, क्योंकि वो मुझे डीमोटिवेट कर रहे हैं। सो मेरा जो कंट्रोल है, मेरी लाइफ का जो कंट्रोल है वो दूसरों के हाथों में जा चुका है। तो जब ये चीज़ एक्सेसिवली हमको लगने लग जाती है कि हम जो भी बोल रहे हैं, हम जो भी फील कर रहे हैं, जो भी हमारे मन में आ रहा है, वो सब कुछ किसी और ने कंट्रोल करके रखा हुआ है, ठीक है। सो दैट इज नोन एज डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। क्लियर? मुझे बताओ यहां तक समझ में आया या किसी तरह का कोई डाउट है? जल्दी से बोर्ड पे देखो और फटाफट से बताओ कि इतना जो भी हमने पढ़ा इसमें किसी तरह का कोई डाउट और एवरीथिंग ओके? फटाफट, ठीक है। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े, थोड़ा और समझे। अब हमने नेक्स्ट बात करी थी फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर्स के से रिलेटेड, जो कि अगेन पॉजिटिव सिम्टम्स का ही पार्ट है। सो पीपल विद सिजोफ्रेनिया मे नॉट बी एबल टू थिंक लॉजिकली एंड मे स्पीक इन पेक्युलर वेज। So these formal thought disorders can make communication extremely difficult. अब जिन्हें भी सिजोफ्रेनिया होता है वो अच्छे से सोच नहीं पाते, तो जो अच्छे से सोच नहीं पाता वो अच्छे से बोल भी नहीं पाएगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो आपने आंसर को अच्छे से याद नहीं किया तो आप उसको अच्छे से लिख भी नहीं पाओगे। सेम चीज अगर हमारी थिंकिंग, हमारा थॉट प्रोसेस लॉजिकल नहीं होगा, या हम जस्ट बहुत ही वेग सी चीजों के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, तो जब भी आप बोलोगे, जब भी आप स्पीक करोगे, जब भी आप एक्सप्रेस करोगे अपने जो भी आप बोलना चाहते हो उसको, तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे आप देखोगे जो लोग एक बहुत ही अच्छे स्पीकर्स होते हैं, कहीं ना कहीं उनका थॉट प्रोसेस भी उतना ही अच्छा होता है।
तो इसकी वजह से मतलब कम्युनिकेशन करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, ठीक है। इसकी वजह से आप चीज़ों को कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, और जिसकी वजह जिसे कहा जाता है फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर्स। नाउ दीज इंक्लूड rapidly shifting from one topic to another so that the normal structure of thinking is muddled and becomes illogical, that is loosening of association, derailment, inventing new words or phrases, that is neologism, and persistent and inappropriate repetition of the same thoughts, that is perseveration। तो इसमें क्या होगा कि वो पर्सन बहुत, जैसे जब वो बात कर रहा है, अब उसको नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करूं, तो वो बहुत जल्दी टॉपिक को शिफ्ट करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल उसने कोई बात बोली, आप उसका रिप्लाई देने लगे तो वो कोई नई बात करने लग जाएगा, फिर आप उससे रिलेटेड बात करोगे तो फिर वो और कोई सी तीसरी बात करने लग जाएगा। तो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे तुरंत शिफ्ट करते हुए चला जाएगा, जिससे हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग इज मडल्ड एंड बिकम्स इलॉजिकल। तो नॉर्मल तरीका जो होता है थिंकिंग करने का वो बहुत ही ज़्यादा मडल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बोलेंगे हम कि जिगजैग काइंड ऑफ पूरा मिला जुला और बहुत ही वीक और बहुत ही इलॉजिकल हो जाता है। इसी के साथ साथ में हम नए नए वर्ड्स, नए नए फ्रेजेस को फिर इन्वेंट करने लग जाते हैं कि हम कुछ नया दिखाएं कि हम कुछ नया थिंकिंग कर रहे हैं, तो उसे नियोलॉजिज्म कहा जाता है। और परसिस्टेंट एंड इनएप्रोप्रिएट रिपीटेशन ऑफ द सेम थॉट्स, बहुत बार हम सेम चीज़ को ही बार बार रिपीट करते हैं। ऐसे सोचो कि जब आप एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आ गया, अब आपने तो पढ़ाई करी थी बट आपने उस तरीके से पढ़ाई नहीं करी थी, तो हम क्या करते हैं कि कुछ हमको उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत भी पता होता है तो बार बार उसी को रिपीट कर करके लिखते हैं, है ना, करते हैं ना ये हम सब, बार बार उसी चीज़ को रिपीट कर करके लिखेंगे। कुछ तो भी नया एक आध वर्ड सोच लेंगे बैठे बैठे या पेपर में से ही छाट लेंगे और फिर उस वर्ड को ही बार बार यूज़ कर करके हम उसमें लिखते रहेंगे ताकि दिखे कि हाँ हमने कुछ नया किया हुआ है। फिर एक चीज़ लिखेंगे, फिर बहुत जल्दी से जो है किसी दूसरी चीज़ पर आएंगे, मतलब खैर वो चीज़ ज़्यादा बात करने में होती है, एक्सप्रेशन में होती है। तो यही सेम चीज़ होती है जब हमको फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर होता है, क्योंकि हमारी थिंकिंग अगर अच्छी नहीं होगी। अच्छी थिंकिंग का यहाँ पर मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं किसी क्लेवर पर्सन की बात कर रही हूँ या मैं किसी ऐसे पर्सन की बात कर रही हूँ जो नेगेटिव थिंकिंग रखता है लोगों को लेके। अच्छी थिंकिंग इन द सेंस कि आपको जिस तरह से आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए आप वैसे थिंकिंग नहीं कर पा रहे हो, बहुत ही वेग चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हो। जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे। मैंने आपको यहाँ परसिक्यूशन में बताया था कि जैसे मान लो आप सोच रहे हो कि मेरे ऊपर कोई स्पाई कर रहा है, ठीक है। अब आपकी थिंकिंग चल रही है कि मुझे हमेशा कोई जासूसी करता रहता है, कोई हमेशा मेरे ऊपर जो है स्पाई करता रहता है, हमेशा मुझे स्टॉक करता है, जब भी मैं खाता हूँ पीता हूँ मैं कुछ भी काम करता हूँ, है ना, वो हमेशा उसकी नज़रें जो है वो मेरे ऊपर रहती है। अब वो हाइटेंड थिंकिंग आपकी चल रही है, डिल्यूजन आपका चल रहा है। अब उस डिल्यूजन में क्या आपको समय मिलेगा कोई और चीज सोचने का, क्योंकि वही वही थॉट आपके मन में चल रहा है और वो बहुत एक्सेस में हो चुका है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब वो इतना एक्सेसिव थॉट आप कर रहे हो, अब आपसे कोई पर्सन किसी चीज से रिलेटेड बात भी करेगा तो आप उससे बात नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग जो है वो बड़ी ही इलॉजिकल है। क्लियर? आप फॉल्स बिलीव्स रखते हो। तो ये चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। मैं बहुत बहुत ईजी करने की कोशिश कर रही हूँ, आई होप्स आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। People with schizophrenia may have hallucinations। अब इसी का एक और सिम्टम हम देखें, that is hallucination। hallucination का मतलब होता है perception that occur in the absence of external stimuli। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी चीज़ को परसीव कर रहे होते हैं जो कि जिसका आसपास में किसी तरह का कोई स्टिमुलस, किसी तरह की कोई सिचुएशन है नहीं, पर हमको ऐसा लगता है कि ये चीज़ है। अगेन रिलेटेड विद फॉल्स बिलीफ, लेकिन ये डिल्यूजन से डिफरेंट है। कैसे? देखो, जैसे एक होता है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन होता है सिजोफ्रेनिया में। तो इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें कुछ कुछ साउंड्स सुनाई देते रहते हैं, कुछ कुछ शब्द, कुछ कुछ फ्रेजेस, कुछ कुछ सेंटेंस उनको सुनाई देते रहते हैं, ठीक है। दैट इज सेकंड पर्सन हेल्यूसिनेशन। और टॉक टू वन अनदर रेफरिंग टू द पेशेंट एज ही और शी, द थर्ड पर्सन हेल्यूसिनेशन। तो एक चीज़ तो ये होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं पेशेंट हूँ, मुझे सिजोफ्रेनिया है, अब मुझे हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं, तो मुझे बार बार ऐसा लगेगा कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई मुझे आवाज़ दे रहा है, या कोई मुझसे कुछ कहना चाह रहा है, या कोई वर्ड जो है वो मुझे बार बार सुनाई देगा, या मुझे ऐसा लगेगा कोई पर्सन है जो मुझसे बात कर रहा है, ठीक है। अब इन रियलिटी कोई नहीं है, आसपास कोई भी नहीं है, कोई भी ना मुझे आवाज़ दे रहा है ना कोई मुझसे बात कर रहा है, लेकिन मुझे ये चीज़ लगेगी। अब देखो जनरली जब हमने ये चैप्टर को स्टार्ट भी किया था तो हमने बहुत ज़्यादा भूत प्रेत शैतान इन चीज़ों की बातें करी थी, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है। जब लोगों को हमने, आपको याद होगा हमने एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का, तो पहले के लोग क्या करते थे
अगर किसी पर्सन को ऐसे डिसऑर्डर्स हैं तो बोलते थे इसको भूत आ गया है, इसके अंदर कोई प्रेत आ गया, इसके अंदर कोई आत्मा आ गई, इसके अंदर कोई शैतान आ गया, इसलिए ये ऐसे कर रहा है। लाइक जब मैं हेल्यूसिनेशंस की बात कर रही हूँ कि मान लो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ बोल रहा है, मुझे कुछ साउंड सुनाई दे रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई भूत है आसपास जो मुझसे बात कर रहा है शायद, बट इन रियलिटी कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो हेल्यूसिनेशंस मुझे हो रहे हैं, क्योंकि वो एक हमारा परसेप्शन होता है, वो हमारा परसेप्शन होता है। परसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज को मानना, उसका यकीन करना, जिसको हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जैसे भी हम परसीव करते हैं। ठीक है, क्लियर है? देखो साइकोलॉजी में ये वर्ड्स आपको बहुत क्लियर होने चाहिए कि हेल्यूसिनेशंस क्या है, डिल्यूजन्स क्या है, परसिवरेंस क्या है, परसेप्शन क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए ये चीजें। ठीक है, ये बेसिक्स हैं साइकोलॉजी के। इन वर्ड्स का ही मीनिंग अगर आपको नहीं पता तो आपने क्या साइकोलॉजी पढ़ी? ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो परसीव हम जैसे चीजों को करते हैं, तो सबसे पहले हमने ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन की बात करी। हेल्यूसिनेशन में और अदर सेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है, ऑल्सो इन्वॉल्व अदर सेंसेस, जैसे कि tactile hallucinations, that is forms of tingling, burning. Somatic hallucinations, something happening inside the body such as a snake crawling inside one's stomach. अब देखो इसमें और क्या क्या सेंसेस होते हैं। जैसे एक होगा टेक्टाइल हेल्यूसिनेशंस, तो मुझे ऐसा लगेगा कि यहाँ पे मुझे जल रहा है या मुझे कुछ तो भी ऐसे टिंगल कर रहा है, तो वो एक फील होता है, उसे बोलते हैं टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन। सोमेटिक में ऐसा होगा कि मुझे ऐसा लगेगा मेरी बॉडी के अंदर कुछ चल रहा है, जैसे स्टमक में स्नेक चल रहा है, ठीक है, तो वो हेल्यूसिनेशन मुझे ऐसा लगेगा। इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट के अंदर जो है स्नेक आ गया है। ठीक है, विजुअल हेल्यूसिनेशंस, वेग परसेप्शन ऑफ कलर और डिस्टिंक्ट विजन ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट्स। विजुअल हेल्यूसिनेशंस में ऐसा होता है कि हमको लगता है कि यहाँ पर मतलब कलर हेल्यूसिनेशन हो गया, या कोई पर्सन हमको दिख रहा है, कोई ऑब्जेक्ट हमको दिख रहा है, बट इन रियलिटी वो नहीं है। जैसे आपने कुछ मूवीज में देखा होगा, हॉरर मूवीज में इन चीज़ों को दिखाया जाता है एक्चुअल में, बट ये होते साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ही हैं कि वो देखो वहाँ पर कुछ है, वहाँ पर मुझे कोई इंसान दिख रहा है, वहाँ पर कोई तो भी ऑब्जेक्ट मुझे वहाँ पर दिख रहा है, तो दैट इज विजुअल हेल्यूसिनेशंस। मैं फिर से कहूँगी भूत प्रेत से इन चीज़ों को मत जोड़ देना। वो हिस्टोरिकल हमने पढ़ा है कि वो पहले ऐसा किया जाता था, बट अब हम साइकोलॉजी में आ चुके हैं, अब हम इन चीज़ों के पीछे साइंस को समझ पा रहे हैं कि ये दीज आर नथिंग बट डिसऑर्डर्स, आपके माइंड के, आपके मेंटल डिसऑर्डर्स हैं कि आपको ये चीज ऐसी लगती है, और उसके पीछे कारण है ना कि आप एक्सेसिव थिंकिंग कर रहे हो, आप एक्सेसिव फील कर रहे हो, आपके एक्सेस इमोशंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये चीज होने लगती है। लेकिन आपको अगर ये चीज पता हो तो ऐसा बोला भी जाता है कि जिस चीज के बारे में हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं या बहुत ज्यादा उसको फील करते हैं, तो वैसा ही होता है ना, क्योंकि वो हम अपने मन में एक कहानी, एक फॉल्स बिलीफ रख लेते हैं कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, यही होगा, एंड दैट टेक्स प्लेस इन रियलिटी, एंड दैट इज नथिंग बट डिल्यूजन्स, हेल्यूसिनेशंस एंड मेनी मोर थिंग। फाइन। So visual hallucinations, gustatory hallucinations, that is food or drink taste strange। मतलब आप कोई चीज़ खा रहे हो, आप कोई चीज़ पी रहे हो, तो आपको बड़ा स्ट्रेंज लगेगा, आपको बहुत ऐसा लगेगा कि अरे इसमें कुछ है क्या, इसमें कुछ मिला बिला तो नहीं है, या इसका टेस्ट अलग आ रहा है। वो एक्चुअल में टेस्ट वैसा ही है, सेम चीज़ को आप टेस्ट करोगे तो आपको डिफरेंट मतलब सेम लगेगी, लेकिन वो पेशेंट टेस्ट करेगा तो उसको कुछ स्ट्रेंज उसमें लगेगा। ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशंस, स्मेल ऑफ पॉइजन और स्मोक, ऐसा लगेगा कि कहीं पे कोई पॉइजन जहर वहर रखा हुआ है, क्योंकि डिल्यूजन होते रहते हैं। ठीक है, तो हेल्यूसिनेशंस आर दीज। हेल्यूसिनेशंस को नोट करके ये सारे जितने भी उसके फॉर्म्स हैं उनको लिख लेना। ठीक है, तो पीपल विद सिजोफ्रेनिया आल्सो शो इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट, दैट इज इमोशंस दैट आर अनसुइटेड टू द सिचुएशन। कुछ इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, मतलब वो कुछ इमोशंस जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे सूट नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल वी जस्ट फील लाइक। क्लियर? तो ये एक मैंने इसमें डिल्यूशंस बताया आपको, एक मैंने इसी के अंदर आपको हेल्यूसिनेशंस बताया। ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं है इसमें? कुछ भी छूटा हो तो पूछ लेना, और यहाँ तक जितना पढ़ा है इसमें किसी तरह का कोई डाउट हो तो वो भी पूछ लेना, इसको नोट डाउन कर लेना, अभी मैं हटा दूंगी ये सारा कुछ। ठीक है, तो आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, अगेन कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो यू विल आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट हम आएंगे नेगेटिव सिम्टम्स पे, उससे पहले मैं देखूं कि आपके पॉजिटिव में कुछ छूटा तो नहीं है। सो हाइटेंड परसेप्शन, हेल्यूसिनेशंस, डिस्टॉर्टेड थिंकिंग एंड स्पीच, जिसको हमने फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर भी कहा है। इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर आपको कुछ ऐसे इमोशंस फील होंगे जो उस सिचुएशन में सूट ही नहीं करते हैं। तो दीज आर द 4-5 थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस। सो इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट लिख लेना, उसमें फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर उसके अंदर लिख लेना, हाइटेंड परसेप्शन हेल्यूसिनेशंस उसके अंदर लिख लेना। क्लियर? इस पर क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से समझना। ठीक है, नेक्स्ट इज योर नेगेटिव सिम्टम्स। ठीक है, मैं यहीं पर नोट कर रही हूँ।
आई होप सो ये सब कुछ क्लियर था आपको. ओके, सो अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे दैट इज ऑफ नेगेटिव इमोशंस एंड विल सी व्हाट नेगेटिव सिम्टम्स. सो व्हाट आर द नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया. ठीक है, ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है. नेगेटिव सिम्टम्स. ठीक है, देखो, negative symptoms are pathologically deficits and include poverty of speech, blunted and flat affect, loss of volition and social withdrawal. अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि पॉजिटिव सिम्टम्स में एक्सेस हमको देखने को मिलेगा, यहां पर हमको डेफिशिट देखने को मिल रहा है. ठीक है, यहां पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, डेफिशिट. जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि जब कोई पर्सन किसी से बात कर रहा होगा, कम्युनिकेशन कर रहा होगा, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा क्या बोलूँ कैसे बोलूँ, बहुत ही इलॉजिकल थिंकिंग है क्योंकि, तो वो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को शिफ्ट करेगा, कोई और बात करने लग जाएगा, कुछ ना कुछ तो बोलेगा. ठीक है, मतलब भले क्या बोलते हैं वो, अनाप शनाप बोलते हैं ना, भले वैसे बोलेगा लेकिन कुछ ना कुछ बोलेगा. नेगेटिव सिम्टम्स में डेफिशिट हो जाएगा, उसको पता ही नहीं होगा कि मुझे क्या बोलना है, उसके पास शब्द नहीं होंगे कि मैं कैसे इस चीज को बोलूं, बताऊं, एक्सप्रेस करूं. सो दीज आर द नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया जिसमें डेफिशिट हो रहा है. ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या है, जैसे ब्लंटेड फ्लैट इफेक्ट, लॉस ऑफ वॉल्यूशन, इसको हम डिस्कस करते हैं. तो देखो, पीपल विद सिजोफ्रेनिया शो एलोगिया और पावर्टी ऑफ स्पीच. पावर्टी ऑफ स्पीच को बोलेंगे एलोगिया, दैट इज रिडक्शन इन स्पीच एंड स्पीच कंटेंट. तो मैनी पीपल विद सिजोफ्रेनिया शो लेस एंगर, सैडनेस, जॉय एंड अदर फीलिंग्स देन मोस्ट पीपल डू. तो इन लोगों के पास में बोलने के लिए शब्द नहीं होंगे कि क्या बोलें, कैसे बोलें, रिडक्शन इन स्पीच इनका हो जाएगा, दैट इज एलोगिया. और बहुत लोग जिनको सिजोफ्रेनिया होता है उनके अंदर हमको बहुत कम डेफिशिट देखने को मिल रहा है ना, इसलिए हम बात करेंगे कम की. तो बहुत कम गुस्सा, उदासी, खुशी या किसी भी तरह की फीलिंग जो बाकी लोगों में देखने को मिलती है, वो एज कंपेयर टू देम हमको कम देखने को मिलेगी. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप अपने बर्थडे के लिए सुपर एक्साइटेड होते हो, लेकिन जिन्हें सिजोफ्रेनिया होगा उसके नेगेटिव सिम्टम्स, तो दे बी लाइक कि हाँ ओके फाइन, ना दुख ना सुख कुछ नहीं, जस्ट ओके, है ना. तो डेफिशिट हमको देखने को मिलेगा उनके अंदर. Does they have blunted effect? Some show no emotions at all, a condition known as flat effect. तो ये जो हम बोल रहे हैं कि आपको उनके अंदर इमोशंस कम देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू अदर, दैट इज ब्लंटेड इफेक्ट. एंड फ्लैट इफेक्ट मतलब कोई भी इमोशन देखने को मिल ही नहीं रहे हैं. ठीक है, किसी भी तरह के कोई इमोशंस देखने को नहीं मिल रहे हैं, दैट इज नथिंग बट फ्लैट इफेक्ट. ठीक है, तो तीनों को लिख लें. देखो क्या क्या देखने को मिल रहा है. सबसे पहले है एलोगिया और रिडक्शन इन स्पीच. ठीक है, रिडक्शन इन स्पीच. देन सेकेंड इज ब्लंटेड इफेक्ट और ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं इसको, लेस इमोशंस. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनके अंदर इमोशंस नहीं है, इमोशंस तो हैं बट एक्सप्रेस करने में बहुत ही कम से कम देखने को मिलते हैं. And flat effect means no emotions at all. ठीक है, no emotions. Is this is clear? इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, है ना. सिंपल सी चीजें हैं, आई होप से समझ में आ गई होंगी. नेक्स्ट you have is also patients with schizophrenia experience avolition or apathy and an inability to start or complete a course of action. मतलब किसी भी चीज को पूरा करने में उनको एक इनेबिलिटी लगती है, उन्हें ऐसा लगता है कि हम ये चीज नहीं कर पाएंगे, हमसे ये चीज पूरी तरह से नहीं हो पाएगी. तो कोई भी काम, किसी भी तरह का वर्क अगर वो कर रहे हैं तो दे जस्ट फील इनेबिलिटी टू स्टार्ट और कंप्लीट. या तो वो शुरू ही नहीं कर पाते, उनको ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, तो वो उस डर में ही शुरू नहीं करते. और या फिर वो शुरू कर भी देते हैं थोड़ी बहुत हिम्मत करके, तो उनको ऐसा लगता है मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा. तो इसे बोलते हैं एबॉलिशन और एपैथी. ठीक है, ये भी याद रहेगा, जल्दी से बताओ. एबॉलिशन और एपैथी, इसको कैसे समझोगे. इनेबिलिटी टू स्टार्ट और कंप्लीट अ वर्क और एक्शन. ठीक है,
अब मुझे बताओ नेगेटिव सिम्टम्स में किसी तरह का कोई डाउट है? 4 चीजें हमने इसके अंदर डिस्कस करी हैं, ठीक है, एलोगिया, ब्लंटेड इफेक्ट, फ्लैट इफेक्ट एंड एवोल्यूशन और एपैथी। आई होप सो दिस इज ऑल्सो क्लियर। तो डेफिशिट और एक्सेस से आप इसको समझ सकते हो। लास्ट इज योर साइकोमोटर सिम्टम्स। इसमें क्या होता है, पीपल विद दिस डिसऑर्डर में withdraw socially and become totally focused on their own ideas and fantasies. People with schizophrenia also show psychomotor symptoms. तो जो लोगों को नेगेटिव सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं उनके अंदर क्योंकि डेफिशिट है तो वो धीरे धीरे करके पूरी तरह से सोसाइटी से, अपने मतलब जो भी आसपास में फैमिली फ्रेंड्स हैं उनसे दूर होते चले जाते हैं, अपने ऊपर ही फोकस करते हैं और एक अपनी ही दुनिया में जीते रहते हैं, ठीक है। तो इस नेगेटिव सिम्टम्स में हमको लोगों के अंदर ये देखने को मिलेगा। और इसके बाद में जो थर्ड सिम्टम्स है दैट इज साइकोमोटर। इसमें क्या होता है, दे मूव लेस स्पॉन्टेनियसली और मेक ऑड ग्रिमेसेस एंड गेस्चर्स एंड दीज सिम्टम्स में टेक एक्सट्रीम फॉर्म्स नोन एज कैटाटोनिया। अब जब साइकोमोटर सिम्टम्स होंगे उसमें हमको ये देखने को मिलेगा कि एक पर्सन जो है वो लेस स्पॉन्टेनियसली जो है मूव कर रहा है, ठीक है। इसको कैटाटोनिया भी कहते हैं, एक्सट्रीम फॉर्म में इसको कैटाटोनिया बोलते हैं। क्या होता है कैटाटोनिया? देखो, कैटाटोनिया भी 3 तरीके का है। एक है कैटाटोनिक स्ट्यूपर, एक है कैटाटोनिक रिजिडिटी एंड अदर इज कैटाटोनिक पॉस्चरिंग। कैटाटोनिक स्ट्यूपर में होता है कि जो पर्सन है वो मोशनलेस रहेगा या साइलेंट रहेगा फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम। मतलब साइकोमोटर डिसेबिलिटी जो उसके अंदर होगी या सिम्टम्स हमको उसको देखने को मिलेंगे तो उस पर्सन के मूवमेंट्स में हमको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर उसके अंदर मतलब ये सिम्टम्स एक्सट्रीम फॉर्म लेते हैं तो वो इनको कैटाटोनिया कहा जाता है। कैटाटोनिया में 3 तरह के कैटाटोनिया होते हैं। जैसे एक होता है कैटाटोनिया स्टूपर, ये बोलता है मतलब ये बताता है कि लंबे समय तक वो पर्सन के अंदर किसी तरह का कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा और वो शांत बैठा रहेगा, ठीक है। जो भी काम कर रहा है बस शांति से करेगा, कोई मूवमेंट उसकी बॉडी में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मैं पढ़ाते पढ़ाते यहाँ 20-25 मूवमेंट लेती रहती हूँ, मेरा हाथ हिलते रहते हैं, घूमती रहती हूँ, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कुछ मूवमेंट नहीं दिखेगा, ठीक है। ही जस्ट लाइक दिस, ही और शी जो भी है, फाइन। कैटाटोनिक रिजिडिटी में ऐसा होता है कि वो एक रिजिड अपराइट पॉस्चर घंटों तक बना के बैठा रहेगा, ठीक है, घंटों तक एक रिजिड पॉस्चर बना लेगा और उसी पॉस्चर में बैठा रहेगा। कैटाटोनिक पॉस्चरिंग में तो ऐसा होता है अज्यूमिंग ऑकवर्ड बिजेयर पोजीशंस फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। तो किसी एक ऑकवर्ड पोजीशन में, किसी एक बिजेयर पोजीशन में लंबे समय तक रह लेगा और उसको उसी में कंफर्टेबल फील होगा। क्लियर? सो दीज आर दी साइकोमोटर सिम्टम्स। अब मुझे बताओ इसमें किसी तरह का कोई डाउट है? ठीक है, तो देखो साइकोमोटर में हमने क्या चीजें पढ़ी उसको डिस्कस करें। आई होप सो ये क्लियर है। तो मैं इसको रिमूव कर दूं, ठीक है, इसको पूरा हटा दूं। So third we are talking about psychomotor symptoms. Okay. I hope so ये आपने नोट कर लिया है और ये सारे सिम्टम्स आपको क्लियर हो गए हैं। जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, ये देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ना, तो यू मस्ट नो अबाउट दिस साइकोमोटर सिम्टम्स। ओके, एंड इसमें क्या होगा, मोशनलेस, ठीक है, या बॉडी मूवमेंट्स में हमको स्पॉन्टेनियस मतलब जो होती हैं वो देखने को नहीं मिलेंगी, या लेस स्पॉन्टेनियस मूव्स, ठीक है। अगर ये एक्सट्रीम फॉर्म लेते हैं, इफ दे टेक एक्सट्रीम फॉर्म, सो दैट इज नोन एज व्हाट, catatonia. Now this catatonia is of 3 types: catatonia, catatonic stupor, catatonic rigidity and catatonic posturing. ठीक है, तो stupor means motionless, rigidity means rigid upright posture and posturing means long hours के लिए किसी awkward position में रहना। नाउ आई होप सो कि तीनों ही सिम्टम्स क्लियर हो गए। सिजोफ्रेनिया क्या होता है ये भी क्लियर हो गया, और सिजोफ्रेनिया से रिलेटेड जितने भी साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो भी क्लियर हो गए हैं। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि क्या सिजोफ्रेनिया में किसी तरह का कोई डाउट है। अगर डाउट है तो डाउट सीधा पूछ लेना, ऐसे मत बोलना हाँ मैम डाउट है। जो डाउट है सीधे वो डाउट पूछो, और अगर क्लियर हो गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए कि नो मैम नो डाउट, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं।
फाइन, आई होप सो समझ में आया कि सिजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। तो सिजोफ्रेनिया मींस आपके थॉट प्रोसेस में, फीलिंग्स में, इमोशंस में, बिहेवियर में हमको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब वो चेंजेस एक्सेस भी हो सकते हैं, डेफिशिट भी हो सकते हैं, और इन सब के अंदर साथ साथ में हमको साइकोमोटर एबनॉर्मेलिटीज भी देखने को मिल सकती हैं। इज दिस इज क्लियर टू यू? किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो इसी के साथ में अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम और भी डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करो। किसी तरह का कोई भी डाउट आता है तो मुझसे पूछो कमेंट सेक्शन में। बस एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि एक बार बुक में दिए गए इस टॉपिक को अच्छे से रीड कर लेना। कहीं पर कोई डाउट आता है तो मुझसे तुरंत पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ में अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। पर जाते जाते एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ले लो कि आप कैसे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। तो एज यू ऑल नो कि डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ में जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है दैट इज वेरी इजीली एक्सेसिबल ऑन गूगल। तो जैसे ही आप इसको प्ले स्टोर पे एंटर करते हो, आप वहां से उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, दैट इज वेरी इजीली एक्सेसिबल ऑन गूगल। जैसे इसे गूगल पे एंटर करोगे, आपके सामने हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस के सारे कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के, बिना किसी कूपन को खरीदे। ना ही हम आपको कोई कूपन बेचेंगे, विद क्वालिटी एंड बेस्ट टीचर्स। तो सारे टॉप कोर्सेज हैं, सारी क्लासेस हैं, सारे सब्जेक्ट्स हैं, सारे चैप्टर्स हैं, सारे लेक्चर्स हैं। जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ एंड वीडियो ओपन। तो इसी के साथ में जल्दी से इस वेबसाइट को और इस लेक्चर को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ में, ताकि वो भी इसको एक्सेस कर सकें और फ्री 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। साथ ही साथ आप मैग्नेट ब्रेन्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर एक्सेस कर सकते हो। सो फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स, और वीडियो को जल्दी से कर दो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।